हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। हमारे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। देखिएगा, नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से ये आपका अध्याय नंबर 5 है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो लेक्चर में देखा था, हमने इस चैप्टर को चार भागों में डिवाइड किया था। पहला था पोषण, दूसरा था श्वसन, और आपका तीसरा होता है परिवहन यानी कि सर्कुलेशन, और चौथा और लास्ट क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है। तो हमने क्या हुआ था कि पोषण वाला भाग पूरा क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे श्वसन के बारे में यानी कि रिस्पायरेशन के बारे में, और पूरा ही डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। पहला हमारी हेडिंग हो जाएगी क्या, श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन। श्वसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, जितने भी जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर भोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो उसी प्रोसेस को, उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। अथवा इसे एक तरीके से और भी हम परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, वह क्रिया जिसमें कोशिका में कार्बनिक यौगिकों यानी कि प्रायः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, श्वसन कहलाती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। देखिए, वही बात सेम इसमें भी ऐसी कह दी गई है। अगर कोशिकाओं में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिकों का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। प्रायः कौन सा कार्बनिक यौगिक, ग्लूकोज का। ठीक है ना। देखिए, ऐसे यहाँ पर क्या कर दिया गया है, केमिकल रिएक्शन भी लिख दी गई है। भोज्य पदार्थ है, उसका क्या हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया हुई, बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना, और क्या, ऊर्जा आपकी मुक्त हुई। ठीक है ना। यही सब बातें हैं यहाँ पर। देखिएगा, रिमार्क में एक बात याद रखिएगा कि कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से पार्विक अम्ल के दो अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक है ना। ग्लाइकोलिसिस कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है क्या होती है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, कहाँ पर संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो चलिए चलते हम लोग आगे। अब हम देखेंगे श्वसन के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो इसमें कुछ इस तरीके से कि भाई साहब, ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी कि आवश्यकता, ठीक है ना। ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार श्वसन दो प्रकार का होता है। ठीक है ना। ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार क्या होगा, श्वसन दो प्रकार का होगा। पहला होगा वायवीय या ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा हमारा होता है अवायवीय या अनाक्सी श्वसन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है ना। तो ये दोनों तरीके होते हैं और बारी बारी से हम दोनों इन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला होता है आपका क्या, वायवीय या ऑक्सी श्वसन यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में क्या होता है। देखिएगा, यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। जो यह क्रिया है क्या, वायवीय। देखिए, नाम से स्पष्ट है, ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन क्या होगी, इसमें आवश्यकता होगी। इस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से होता है। ठीक है ना। जो यह क्रिया होती है वायवीय श्वसन की, इसमें क्या होगा, ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होगा पूर्ण रूप से होगा। इस क्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है ना। फिर देखिएगा आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है भाई साहब। आगे क्या होगा भाई, इस क्रिया में 38 एटीपी, ठीक है ना, 38 एटीपी यानी कि 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। जो ऊर्जा मुक्त हो रही है इस क्रिया में कितनी होती है, 38 एटीपी होती है। यह क्रिया सभी स्वपोषी पादपों तथा अधिकतर जंतुओं में होती है। जो ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है कहाँ पर पाई जाएगी, सभी स्वपोषियों में पाई जाएगी और अधिकतर जंतुओं में पाई जाती है। यह क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देखिएगा, यह जो क्रिया है कहाँ पर हो रही है, कोशिका द्रव्य में जो क्या होता है, स्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहीं पर होती है यह क्रिया। याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है ना। यह क्वेश्चन पूछ भी लेता है कहाँ पर होती है श्वसन की क्रिया। ठीक है। तो क्या बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए चलिए चलते हम लोग आगे। देखिएगा, जो ऑक्सी श्वसन है उसके रिफरेंस में यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन लिख दी गई है, एक रासायनिक समीकरण लिखा गया है। ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। देखिए, एनसीईआरटी में भी आपके ऐसे क्या दिया गया है, एक मैप दिया गया है। तो जो इसमें से तीसरे वाली रिएक्शन है, यही क्या है, यही आपका एग्जाम्पल है किसका, ऑक्सी श्वसन का एग्जाम्पल है। ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन हो रही है, तो बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल और क्या, ऊर्जा मुक्त हो रही है। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। तीसरे वाले रिएक्शन में आप देख भी सकते हैं। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं, वायवीय या अनाक्सी श्वसन यानी कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है ना। इसके बारे में क्या भाई बात दी गई है, उसे भी देख लेते हैं। जाहिर सी बात है, इसका भी पहला पॉइंट होगा कि यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना।
यह क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण आंशिक रूप से होता है, यानी कि पूरी तरीके से नहीं होगा। ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण पूरी तरीके से नहीं होगा, आंशिक रूप से ही हो पाता है। इस क्रिया में प्रायः एथिल एल्कोहल, देखिएगा यहाँ पे लिखा गया प्रायः, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एथिल एल्कोहल ही बने, प्रायः एथिल एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा मुक्त होती है। जो अनाक्सी शोषण होता है इसमें क्या प्रायः एथिल एल्कोहल बनता है, ठीक है ना। फिर आगे देखिएगा, इस क्रिया में 2 एटीपी यानी कि 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वहां पर कितना था 38, यहाँ पर कितना 2 एटीपी। अब आगे की बात ऐसे है कि यह क्रिया अनेक कवकों जैसे ईस्ट, अनेक जीवाणु तथा मनुष्यों में यानी मनुष्य में अधिक कार्य करते समय पेशियों में होती है, ठीक है ना। जो अनाक्सी श्वसन की क्रिया होती है यह कहाँ पर होगी, कवक में पाई जाएगी, ईस्ट में पाई जाएगी, कुछ जीवाणुओं में पाई जाएगी, और मनुष्य में कब पाई जाती है, जब हम लोग अधिक कार्य करते हैं तो हमारी पेशियों में क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा अवायवीय श्वसन का ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, उसके अकॉर्डिंग दिया गया है यहाँ पर, तो इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, एथिल एल्कोहल बन रहा है, इसका क्या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ठीक है। अब देखिएगा यही वाले केमिकल रिएक्शन की हम लोग बात करके आ रहे हैं पीछे, जो कि आपको एनसीईआरटी में देखिए मैप क्या होगा, ऐसे बना होगा, ठीक है। देखिएगा जो इसमें से पहली रिएक्शन है जो कहाँ पर हो रही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ईस्ट में हो रही है, तो क्या बन रहा है, एथेनॉल। एथेनॉल को ही क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल बोलते हैं। और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और ऊर्जा मुक्त हो रही है, ठीक है ना। एथेनॉल को क्या होता है, 2 कार्बन का अणु होता है, यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है। और देखिएगा फिर उसके बाद जो आपकी क्या है दूसरी रिएक्शन है, दूसरी केमिकल रिएक्शन, ये भी क्या हो रही है, ऑक्सीजन के अभाव में हो रही है, और कहाँ पर हो रही है, हमारी पेशियों में हो रही है। एक स्पेशल कंडीशन होती है, इसके बारे में हम अभी वीडियो लेक्चर के लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, यानी कि लैक्टिक एसिड बनता है, और क्या कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। और देखिएगा जो लैक्टिक अम्ल होता है 3 कार्बन का क्या होता है, अणु होता है। यह बात क्या करिएगा आप लोग याद रखिएगा। और देखिए जो तीसरी रिएक्शन है इसके बारे में हम तो अभी बात करके आ रहे हैं, ये क्या है, ऑक्सी शोषण का उदाहरण है, ठीक है ना। ये कहाँ पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, ठीक है। तो चलिए एक रिमार्क में एक और बात ऐसे याद रखिएगा, कभी कभार पूछ लेता है, ईस्ट तथा जीवाणु में कोशिका द्रव्य से बाहर होने वाले अवायवीय ऑक्सीकरण को किण्वन कहते हैं, ठीक है। कभी पूछ लेता है किण्वन किसे कहते हैं, तो इसे याद रख लीजिएगा। अब देखिए जो स्पेशल कंडीशन की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर हम उसके बारे में बात करेंगे। स्पेशल कंडीशन क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, लगातार कुछ समय तक अधिक श्रम करने पर पेशियों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे उनमें ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति में पेशियों की संकुचन क्षमता में बहुत ही कमी आ जाती है, इसे पेशीय थकावट या पेशीय खिंचाव कहते हैं, ठीक है ना। देखिएगा जब हम लोग अधिक कार्य करते हैं तो हमारे क्या होता है, पेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो ग्लूकोज किस में बदलने लगेगा, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, ठीक है ना। और पेशियों की संकुचन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। देखिए इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पश्चात इस लैक्टिक अम्ल को रक्त द्वारा यकृत में पहुंचा दिया जाता है, जहां यह लैक्टिक अम्ल पुनः ग्लाइकोजन में बदल जाता है और ग्लाइकोजन पुनः पेशियों में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है ना। जो आपका लैक्टिक एसिड बना था उसे कहां पर भेज दिया गया, यकृत के पास भेज दिया जाता है आपके शरीर द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा, रक्त के द्वारा भेजा जाता है यकृत के पास, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, जब अधिक कार्य किया तो ग्लूकोज जो था हमारे शरीर में, ग्लूकोज किस में बदल गया, लैक्टिक एसिड में बदल गया, जिससे क्या हमें समस्याएं क्या उत्पन्न हुई उसे भी देख लीजिए। उससे क्या होगी समस्याएं, पेशियों की जो संकुचन क्षमता थी वह क्या हो गई थी, कम हो गई थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेशीय थकावट के नाम से भी जानते हैं, या कि स्पेशल बात और भी बोलते हैं इसके बारे में, उसे क्रैम्प बोलते हैं, ठीक है ना। क्रैम्प या ऐठन के नाम से भी जानते हैं, यानी मांसपेशियों में क्या हो गया, ऐठन हो गया या क्रैम्प आ गया, ठीक है। अब देखिएगा इसको ठीक करने के लिए हमारा शरीर करता क्या है, इसको ठीक करने के लिए क्या करेगा, इस लैक्टिक एसिड को कहां पर भेज देगा, यकृत के पास भेज देगा, और यह यकृत क्या कर देता है, इस लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में बदल देता है, और यह ग्लाइकोजन पुनः हमारी पेशियों में भेज दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, हमें आराम मिल जाता है, ठीक है ना। उस दर्द से क्या हो जाता है, आराम मिल जाता है, ठीक है। तो पहले पादपों में श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पादपों में श्वसन दिन रात होता रहता है। इसके अंतर्गत वे ऑक्सीजन यानी कि O2, ठीक है ना, ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को मुक्त करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि क्या पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। यह बात क्या करने वाली है, ध्यान देने वाली है। लेकिन आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पेड़ पौधे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आगे आपको पता चल जाएगा, देखते हैं आगे। पादपों में श्वसन जड़ तना यानी कि वातरंध्र
पत्ती यानी कि रंध्र द्वारा होता है। इसका मतलब क्या है, देखिएगा, जो तने में जो छिद्र पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, वात रंध्र बोलते हैं, और जो पत्तियों में छिद्र पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। तो जो श्वसन की क्रिया होगी इन्हीं के द्वारा होती है। पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। यानी कि विसरण क्या है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। विसरण की दिशा, यानी कि जो विसरण की दिशा होती है पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। जो विसरण की दिशा है किस पर निर्भर करेगी, पर्यावरण की क्या अवस्था है और पौधे की कैसी आवश्यकता है उसके अनुसार क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान वैसे ही होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं और भी क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। देखिएगा, रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अभाव होता है तब दिन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन अधिक होता है। ठीक है, देखिए, जब रात्रि में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, निष्कासन अधिक होता है। इसीलिए लोग क्या कह देते हैं, रात में पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन ये बात पूरी बिल्कुल तरह से गलत है। ठीक है ना, दिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो वह कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लिया जाता है, प्रयुक्त कर लिया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा। किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है ना, कि रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अभाव होता है। ठीक है, फिर देखिएगा, सेम बात वही नीचे लिख दी गई है उल्टे क्रम में। दिन के समय श्वसन के दौरान निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कम होता है। इस समय ऑक्सीजन का निष्कासन मुख्य घटना है। ठीक है, वही बात जो मैं ऊपर बताया यहाँ नीचे देखिए वैसे लिखी गई है कि दिन के समय क्या होगा, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है उसको प्रयुक्त कर लिया जाता है किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना है वह कम होता है, लेकिन ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। यानी कि यह एक तरह की क्या है, मुख्य घटना होगी। ठीक है ना, मुझे लगता है आप लोगों को यह समझ में आ गई होगी बात। तो चलिए चलते हम लोग आगे आगे देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन, यानी कि रिस्पायरेशन इन एनिमल्स, यानी कि जंतु में श्वसन कैसे होता है उसको देख लेते हैं। श्वसन में निम्न विशेषताओं का होना आवश्यक होता है। यानी कि जो श्वसन के लिए क्या, जो जंतु में जो श्वसन होता है उनमें निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, पहली, श्वसन सतह का धरातल अर्थात क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। देखिए, यानी कि जिस धरातल से, यानी कि जिस क्षेत्रफल से श्वसन की क्रिया हो रही है उसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ही क्या होगा, गैसों के आदान प्रदान में सुलभता होगी, आसानी होगी। ठीक है ना, श्वसन सतह पतली, नम तथा पारगम्य होनी चाहिए। यानी कि जो श्वसन की सतह है वो कैसी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए पहली बात, ताकि गैस आदान प्रदान क्या हो, आसानी से हो, यानी कि एक पार से दूसरे पार चले जाए। और कैसा होना चाहिए, नम होना चाहिए और पारगम्य होनी चाहिए। ठीक है ना, तीसरी बात क्या रहेगी, श्वसन सतह पर रक्त केशिकाओं का जाल फैला होना चाहिए। जो देखिए श्वसन की जो सतह है उस पर क्या हो, रक्त केशिकाओं का, जो रक्त की महीन महीन क्या होती हैं, बहुत ही बारीक बारीक क्या होती हैं, नलिकाएं होती हैं, उनका जाल फैला होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोशिकाओं पे फैला होता है ना, उसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, श्वसन अंग का वातावरण के संपर्क होना चाहिए, अर्थात वायु को भीतर ले जाने और बाहर निकालने के उचित प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए जैसे क्या होता है, हम लोगों में फेफड़े होते हैं, जैसे फेफड़े पाए जाते हैं ना। ठीक है ना, ये क्या, नाक से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, फिर हमारे क्या है, श्वास नली से होते होते फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में क्या होती हैं आपकी श्वसनिकाएं होती हैं, श्वसनियां होती हैं, फिर लास्ट में क्या होता है आपका, वही क्या होती है, कोशिकाएं, जहां से क्या होता है, श्वसनीय गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग आगे चल के भी पढ़ेंगे। तो क्या होना चाहिए, वही बात चौथे पॉइंट में कह रहा है कि श्वसन का वातावरण से संपर्क होना, अर्थात वायु को भीतर ले जाने और बाहर निकालने क्या होना चाहिए, उचित प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, जलीय प्राणियों में श्वसन, यानी कि जो लोग कहाँ पर रहते हैं, जल में रहते हैं, उनमें श्वसन कैसे होता है। तो इंग्लिश में से बोलते हैं रिस्पायरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा से कम होती है, इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों से कम होती है। ठीक है, देखिए जो लोग कहाँ पर रहते हैं, जल में रहते हैं, जैसे मछलियां वगैरह हो गई, वो क्या करेंगी, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। देखिएगा, जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना वो कम होती है वायु की कंपैरिजन में। ठीक है ना, उसकी कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। तो जो जलीय जीव होते हैं उनकी श्वसन दर क्या होती है, कम होती है स्थलीय जीव की तुलना में। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए कोई स्थलीय जीव 1 मिनट में 12 बार सांस ले रहा है
तो जलीय जीव क्या करेगा, उससे कम ही श्वास लेगा। ठीक है, तो देखिए नीचे यही बात लिखी गई है कि मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। देखिए मछलियां कैसे सांस लेती हैं, वो ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन लेंगी सांस के लिए, जो जल में क्या होगी, घुली होगी। तो क्या करती हैं, पानी को अपने मुंह में क्या करती हैं, भरती हैं और बलपूर्वक उसे कहां तक, अपने क्लोम तक क्या करती हैं, पहुंचाती हैं। और वहां से जो ऑक्सीजन होती है जल में घुली हुई, वो कहां तक पहुंच जाती है, ब्लड में पहुंच जाती है, उनके जो रक्त की सिकाएं होती हैं वहां तक पहुंच जाती है, और वही रुधिर में पहुंच जाती है, और फिर उसी को क्या कर देते हैं, पूरे शरीर में पहुंचा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं स्थलीय प्राणियों में श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल उन्हें बोलते हैं जो लोग कहाँ पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं। ठीक है, स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ये सब लोग सभी बात जानते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक संरचना होती है जो सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है, जो ऑक्सीजन बाहुल्य मंडल के संपर्क में रहता है। ठीक है, देखिएगा जितने भी स्थलीय जीव हैं, ठीक है, उनमें क्या है, सांस लेने के लिए एक उचित ही व्यवस्था का उपयोग किया गया है। जैसे क्या है, हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसी का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे जो श्वसन मतलब श्वसन तंत्र है, इसमें क्या है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया भी है। देखिएगा क्या है, इसमें आपका क्या है, नाक से हम लोग सांस ले रहे हैं, फिर ब्रोंकियोल में यानी कि जो आपकी श्वास नली है वहां पर जा रही है, फिर फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़ों में क्या है, श्वसनिकाएं होती हैं, और उसमें क्या होती है, कूपिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है, व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ पर ऐसे लिखा गया है कि क्या है, एक ऐसा अंग होगा जो क्या करेगा, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाएगा, और कुछ ऐसे अंग होंगे, मददगार होंगे, जो कहाँ पर रहेंगे, ऑक्सीजन के संपर्क में रहेंगे। ऑक्सीजन जैसे हमारे नाक का छिद्र है कहाँ पर है, वायुमंडल से ऑक्सीजन का क्या कर रही है, संपर्क बना रही है। इसके माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, सांस को अंदर ले रहे हैं, फिर श्वास नली में क्या कर रहे हैं, उसे पहुंचा रहे हैं, और श्वास नली श्वसनिकाओं में जा रही है, श्वसनिकाओं से फिर कहाँ पर जा रही है, कूपिकाओं में जा रही है, और कूपिकाओं से ही क्या होता है, श्वसनीय गैसों का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, तो ऐसे क्या होता है, स्थलीय प्राणियों में श्वसन की क्रिया होती है। मुझे ना, हमारा पहला टॉपिक क्या था, मानव में श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस। तो इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज बात करने वाले हैं। मानव में श्वसन के लिए विशिष्ट श्वसन अंग या श्वसनांग पाए जाते हैं। ये श्वसनांग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए जो मानव है, हम लोग क्या एक विशेष प्रकार के अंग पाए जाएंगे। ठीक है, तो वही सब मिलकर क्या बनाते हैं, श्वसनांग बनाते हैं या श्वसन तंत्र बनाते हैं, सॉरी। ठीक है ना, देखिए ऐसे कहा गया है कि फेफड़े हमारे प्रमुख श्वसनांग है। फेफड़े वक्ष गुहा में कशेरुक दंड तथा पसलियों द्वारा बने अस्थि पंजर से घिरे रहते हैं। ठीक है, फेफड़े कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके वक्ष गुहा में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये आपके रिब केज है, यानी कि अस्थि पंजर होता है, ऐसे ही दिखने में होगा। ठीक है ना, देखिएगा इस एनिमेशन के माध्यम से आप लोग आसानी समझ सकते हैं फेफड़े की लोकेशन, यानी कि कहाँ पर हमारे शरीर में पाया जाता है, वक्ष गुहा में पाया जाता है। ठीक है, और हमने क्या कहा, कशेरुक दंड तथा पसलियों द्वारा बने अस्थि पंजर से क्या होता है, घिरा होता है। देखिएगा ऐसे क्या होता है, यहीं पर हमारा फेफड़ा पाया जाता है। आगे पीछे से देख लीजिए। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये बात अच्छे से। यहाँ पर क्या है, मेंशन कर दिया गया है अच्छे से एनिमेशन के माध्यम से। ठीक है, फेफड़ों तक वायु के आवागमन में नासा द्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी तथा श्वसनिका सहायक होते हैं। ठीक है ना, देखिए एनसीईआरटी में जो फिगर दिया है इसके बारे में देखिएगा। सबसे पहले सांस कहाँ पर जाएगी, नासा द्वार में जाएगी। ठीक है ना, श्वसनी, फिर कंठ में, फिर कहाँ पर, श्वास नली में, फिर श्वसनी में, श्वसनी से कहाँ पर, श्वसनिका में, श्वसनिका से फिर कहाँ पर, कूपिका कोश में जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका वायु का रास्ता होता है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो नंबरिंग दी गई है, यही क्या, इसी क्रम में क्या होती है, सांस फेफड़ों तक पहुंचती है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये था। देखिए अगला टॉपिक हम देख लेते हैं कि मानव श्वसन तंत्र में मुख्य अंग निम्न है, यानी कि जो मानव श्वसन तंत्र में अंग पाए जाएंगे निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, नासिका एवं नासा मार्ग, और दूसरा क्या होगा, ग्रसनी होगा, तीसरा क्या होगा, वायुनाल, और चौथा होते हैं फेफड़े। तो ये क्या होते हैं, मानव के श्वसन तंत्र में यही सब अंग पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं आगे। नासिका एवं नासा मार्ग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नोज एंड नोजल पैसेज। ठीक है, देखिए श्वसन अंगों का प्रथम भाग नासिका कहलाता है। नासिका 2 बाह्य छिद्रों द्वारा खुलता है। देखिए श्वसन अंग का जो प्राथमिक भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, नासिका बोलते हैं, और 2 बाह्य छिद्र द्वारा क्या होता है, बाहर खुलता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। नासिका के मध्य में एक नासापट नोजल सेप्टम पाया जाता है, जिसके कारण नासा गुहा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन नासापट क्या होता है, आपके नाक के जो दोनों छिद्र उसके बीचों बीच एक है ना दीवार जिस संरचना, वही क्या होता है, नासापट होता है। ठीक है ना, जो क्या करता है, इनको विभक्त करता है 2 भागों में।
नासिका के प्रारंभ में छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल आदि के कणों को वायु के साथ अंदर आने से रोकते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, जो नासिका में क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल होते हैं जो धूल के कणों को अंदर जाने से क्या कर देते हैं, रोक लेते हैं, ठीक है ना। और देखिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, नासा गुहा के अंदर श्लेष्म कला या श्लेष्मक झिल्ली, इसे बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, उपस्थित होती है जो नासा मार्ग में पतला तथा चिकना तरल श्लेष्म स्रावित करती है। ठीक है, देखिए नासा गुहा में क्या होती है, श्लेष्मक झिल्ली होती है जो क्या स्रावित करती है, श्लेष्मक स्रावित करती है, ठीक है। और क्या करता है, तरल होता है, चिपचिपा होता है, जिसमें क्या होते हैं, धूल कण जाकर चिपक जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी अगर जा रहे हैं तो भी क्या हो जाएंगे, चिपक जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हम लोग आगे देख लेते हैं ग्रसनी के बारे में, ठीक है ना। तो अगला हमारा भाग क्या है, ग्रसनी है, इसके बारे में देख लेते हैं। ग्रसनी होती क्या है, फेरिंग्स होती क्या है, ठीक है ना। देखिएगा ऐसे लिखा गया है कि नासा मार्ग ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी में श्वास नली तथा आहार नाल दोनों ही खुलता है, ठीक है। यानी कि जो देखिए ग्रसनी होती है इसमें क्या होगा, आपका श्वास नली भी खुलेगी और क्या, ग्रास नली भी खुलती है आगे चलकर इन्हीं में। देखिए यहाँ पर फिगर में देखिए बहुत ही स्पष्ट तरीके से बना दिया। देखिए क्या है, ग्रसनी है, ग्रसनी आगे चलकर देखिए यहाँ पर रेड वाला जो है ये क्या है, ग्रास नाल। ग्रास नाल मतलब क्या, आहार नाल है, ठीक है ना। और देखिए जो ग्रीन कलर से बनाया गया है क्या, श्वास नली है। तो ग्रसनी ही आगे चलकर किसमें खुल रही है, आपकी ग्रास नाल और श्वास नाल में खुल रही है, ठीक है। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए ग्रास नाल क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तीसरा हमारा भाग है क्या, वायु नाल यानी कि विंड पाइप। ये क्या होता है भाई साहब, वायु नाल को निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी बांटा गया है या बांटा जा सकता है, बात तो ही है ना, ठीक है। तो पहला भाग क्या हो सकता है आपका, स्वर यंत्र या कंठ, जिसे बोलते हैं लैरिंग्स। फिर क्या, श्वास नली, ट्रैकिया। तो पहले हम लोग देख लेते हैं स्वर यंत्र या कंठ के बारे में, यानी कि लैरिंग्स के बारे में, इसमें क्या क्या दिया गया है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रसनी के पीछे किंतु निगल द्वार से पहले एक बक्सीनुमा भाग होता है जिसे कंठ कहते हैं, ठीक है। देखिए कंठ किसे कहते हैं, ग्रसनी की क्या होता है, पीछे होता है, और निगल द्वार की क्या होता है, पहले एक बक्सीनुमा क्या होगा, भाग होएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। आप लोग इसे पिछले वाले मतलब क्या है, जो भी फिगर दिखाया हूं उसमें स्पष्ट रूप से बनाया गया था कंठ, ठीक है ना। तो मतलब देखिए जो क्या होता है, आगे की तरफ उभरा होता है हमारे गले में ना, उसी को कंठ बोलते हैं यार, कहने का मतलब ये है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, स्वर यंत्र की गुहा में स्वर रज्जु उपस्थित होता है जिसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है ना। देखिएगा जो स्वर यंत्र है इसी में क्या होता है, स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, जब कंपन होगा तभी क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ये बात क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे। यह वायु को घाटी द्वार या घाटी की सहायता से श्वास नली में पहुंचाता है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, वायु को कहां पर, घाटी द्वार या घाटी द्वारा कहां पर पहुंचाता है, वायुनाल में पहुंचाता है, ठीक है। फिर क्या लिखा गया है, घाटी के ऊपर उपास्थि का बना ढक्कन होता है जिसे घाटी ढापन यानी कि इपिग्लॉटिस कहते हैं, जो भोजन को निगलते समय घाटी द्वार को बंद कर देता है, ठीक है ना। अब देखिए कहा होता है जो घाटी होती है उस उपास्थि का बना एक ढक्कन की संरचना होती है, इसे क्या बोलते हैं, इपिग्लॉटिस बोलते हैं। भोजन करते समय क्या करता है वह क्या करता है, घाटी द्वार को बंद कर देता है ताकि भोजन कहाँ पर, श्वास नली में ना जा पाए, ठीक है ना। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जब भोजन करते समय क्या होता है, हम लोग बात करने लगते हैं तो क्या होता है, घाटी द्वार खुल जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कुछ भोजन कड़ चले जाते हैं जिससे हमें क्या होती है, बहुत जोर से खांसी आने लगती है, इसे देहाती भाषा में कहते हैं सुनसुनी चढ़ जाती है, ठीक है ना। तो देखिएगा रिमार्क में एक बात रखिएगा, स्वर यंत्र पुरुषों के गले के सामने बाहर की ओर उभरा दिखाई देता है जिसे टेटुआ या एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। देखिए जो स्वर यंत्र होता है या कंठ होता है, हम लोग पुरुषों में देखेंगे तो क्या होता है, आगे की तरफ कुछ क्या होता है, उभरा हुआ होता है, इसे क्या बोलते हैं, टेटुआ बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं एडम्स एप्पल, नहीं कहते सब लोग, तुम्हारा टेटुआ दबा देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, आपका स्वर यंत्र होता है, यानी कि कंठ होता है वही, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे, मुझे लगता है आप लोगों को इससे संबंधित बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमारा अगला भाग क्या था उसे भी देख लेते हैं। हमारा दूसरा भाग क्या था, श्वास नली था, यानी कि ट्रैकिया था। अब श्वास नली क्या है भाई साहब, इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या लिखा गया यहाँ पर। यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की नली है। देखिए जो श्वास नली होती क्या होती है, लंबाई में कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। और व्यास यानी कि मोटाई में कितनी होती है, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर की होती है। श्वास नली कंठ से लेकर पूर्व ग्रीवा में विद्यमान होती है, यानी कि कंठ से स्टार्ट होकर और कहाँ तक पूरे गर्दन में क्या होती है, विद्यमान होती है, यानी कि उपस्थित होती है, ठीक है ना। फिर क्या लिखा गया है, श्वास नली वक्ष में पहुंचकर दो छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है जिन्हें श्वसनिया यानी कि ब्रोंकाई कहते हैं,
ठीक है। अब देखिएगा श्वास नली क्या होती है, दो भागों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसनिया कहते हैं, ठीक है ना। फिर देख लेते हैं भाई सब अगला पॉइंट क्या है। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश कर शाखाओं तथा उपशाखाओं में विभक्त होकर अंततः वायु कोष्ठकों या वायु कोषों, इंग्लिश में बोलते हैं एल्वेलाई, में प्रवेश कर समाप्त हो जाती है, ठीक है। यह क्या करेगी, फेफड़े में अपने ओर के फेफड़े में क्या हो जाती हैं, चली जाती हैं, और भी शाखाओं में क्या हो जाती हैं, छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, और लास्ट में कहाँ पर जाकर खुलेंगी, वायु कोषों में जाकर खुलेंगी, ठीक है ना। आगे बताया गया कि श्वास नली में सी आकृति के हाइलिन उपास्थि के अधूरे छल्ले होते हैं, जो वायु की अनुपस्थिति में इनकी दीवारों को चिपकने से रोकते हैं, ठीक है। देखिए जो श्वास नली होती है ना, अगर आप लोगों ने फिगर में देखा होगा तो उसमें क्या था, हाइलिन की क्या होती है, सी आकृति क्या होती है, अधूरे छल्ले की क्या होती है, सी आकृति क्या होती है, आपकी हाइलिन उपास्थियां होती हैं, जो जब वायु उसमें नहीं रहेगा श्वास नली में, तो उसको क्या करती हैं, आपस में चिपकने से क्या करती हैं, रोकती हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने फिगर में ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को याद आ रहा होगा इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला भाग। हमारा अगला भाग क्या था, फेफड़े था, यानी कि फेफड़ा था, लंग्स होता है, ठीक है। देखिए ये जो फिगर है इसे आप लोग दिमाग में अपने रख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। फेफड़े संख्या में 2 हल्के गुलाबी रंग के कोमल तथा लचीले अंग हैं जो वक्ष गुहा में हृदय को घेरे हुए उपस्थित होते हैं। जैसा कि इस फिगर में भी आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके फेफड़े होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, वक्ष गुहा में पाए जाते हैं, और क्या हृदय को घेरे रहते हैं, ठीक है ना। फेफड़े जिस गुहा में पाए जाते हैं, फुफ्फुस गुहा यानी कि प्लूरल कैविटी, तथा इसमें उपस्थित तरल को फुफ्फुसीय तरल यानी कि प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। यह तरल फेफड़ों की सुरक्षा करता है, ठीक है। देखिए जो फेफड़े होते हैं जिस गुहा में पाए जाएंगे उसे क्या बोलेंगे, फुफ्फुस गुहा बोलेंगे, और उसमें कुछ क्या होता है, तरल होता है, जिसे क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय तरल बोलते हैं। और यही तरल क्या करता है, फेफड़ों के बाहरी आघातों से क्या करता है, सुरक्षा देता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा तथा चौड़ा परंतु लंबाई में छोटा होता है। देखिए जो दाहिना फेफड़ा होता है वो बाएं वाले से क्या होता है, कुछ बड़ा होता है, और क्या चौड़ा भी होता है, लेकिन लंबाई में क्या होएगा, छोटा होएगा, ठीक है ना। देखिए इस फिगर में तो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे ही होता है वास्तव में, ठीक है ना। फिर आगे देखिएगा, फेफड़े तंतु पट या डायाफ्राम के उभरे हिस्से पर चिपके रहते हैं। देखिए यहाँ पर डायाफ्राम है ना, आप लोग इस फिगर में भी देख सकते हैं, कहाँ पर होते हैं, तंतु पर या डायाफ्राम पे क्या होते हैं, फेफड़े आपके चिपके हुए होते हैं, यानी कि उसी पे क्या होते हैं, रखे हुए जैसे होते हैं, बैलेंस उसी पे क्या होता है, बना होता है उसका, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है। फेफड़ों की आंतरिक संरचना, यानी कि फेफड़ों की आंतरिक संरचना क्या होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। इसके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। फेफड़ों की बाह्य सतह चिकनी एवं सपाट होती है, परंतु आंतरिक संरचना में मधुमक्खी के छत्ते की भांति अनेक वायुकोष्ठ या कूपिका पाए जाते हैं जो गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं, ठीक है। देखिएगा जो फेफड़े होते हैं उसकी बाह्य सतह क्या होती है, चिकनी एवं सपाट होती है, ठीक है ना, लेकिन आंतरिक संरचना कैसी होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, जैसा कि इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, अनेकों क्या होते हैं, क्यों होता है, क्योंकि वायुकोष या कूपिकाएं उसमें क्या होती हैं, पाई जाती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो येलो कलर से बनाया गया है क्या है, आपकी कूपिका है, ठीक है ना। ये क्या होती है, हजारों की संख्या में क्या होती हैं, उपस्थित होती है, हजारों लाखों की संख्या में क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं, और क्या करती हैं, गैसों के आदान प्रदान में क्या, गैसों के विनिमय में क्या होती हैं, सहायक होती हैं, ठीक है। देखिएगा रिमार्क में एक बात रखिएगा याद, ठीक है ना, रिमार्क यानी कि नोट में, एक वयस्क मानव के प्रत्येक फेफड़ों में वायु कोष्ठकों यानी कि कूपिका कोषों की संख्या लगभग 15 करोड़ तथा नवजात शिशु में लगभग 2 करोड़ होती है, ठीक है ना। करोड़ों की संख्या में होती है इनकी संख्या वायु कोषों की, ठीक है। तो इसको बात को क्या करिएगा, आप लोग याद रखिएगा जनरल नॉलेज के हिसाब से। अब आगे देख लेते हैं वायु कोष्ठकों की आंतरिक संरचना या कूपिका कोषों की आंतरिक संरचना, ठीक है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेलाई। वायु कोषों की बाह्य सतह पर रुधिर केशिकाओं का जाल फैला होता है जो फुफ्फुसी धमनी के अत्यधिक शाखान्वित होने से बनता है। ये रुधिर केशिकाएं आपस में मिलकर रुधिर वाहिनी का निर्माण करती हैं जो कि फुफ्फुस शिरा में खुलती हैं, ठीक है ना। इसको आप इस फिगर के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। जो देखिएगा वायु कोष होता है इसमें क्या होता है, फुफ्फुस धमनी उमनी अपना क्या होते हैं, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा का होता है, बहुत ज्यादा जाल होता है, ठीक है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस एनिमेशन में क्लियरली बताया गया है, दिखाया गया है कि कैसी जालो दिखाई देता है, ठीक है ना। चलिए इनकी संरचना को हम और
अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए आपको एनसीईआरटी का फिगर याद होगा, ये क्या होती है आपकी कोपिका होती है, कोपिका कोष होती हैं, ठीक है ना। ये क्या होती हैं, जो येलो कलर की यहाँ पर बनाई गई थी, यहाँ पर देख सकते हैं आप फिगर में क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। देखिए अगर मैं इसे बड़ा करके बनाऊं, बगल में जैसे है ना, देखिए ऐसे क्या होता है आपका जाल बनती है। जैसे यहाँ पर कैपिलरी लिखा है, कैपिलरी मतलब क्या होता है, रुधिर केशिकाएं। देखिए रुधिर केशिकाएं क्या होता है, इन पे जाल ऐसे बने होता है। और पल्मोनरी वेन, इनका मतलब क्या होता है, फुफ्फुस सिरा। देखिए एक तरफ से फुफ्फुस सिरा जा रही है रेड कलर से, ठीक है, फुफ्फुस सिरा एक तरफ से जा रही है रेड कलर से, और देखिए फिर क्या है आपका ब्लू कलर से वापस आ रही है ना, पल्मोनरी आर्टरी लिखा है, उसका मतलब क्या है, फुफ्फुस धमनी है, वो क्या हो रही है, वापस आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यह एक जाल की तरह क्या करती हैं, बनाए रहती हैं। जो आपकी रुधिर केशिकाएं होती हैं उस पर क्या करती हैं, कोपिका पर एक जाल बनाती हैं, जिससे क्या होता है, गैसों के आदान प्रदान में बहुत ही सहायता मिलती है। आप इस फिगर के माध्यम से मुझे लगता है अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। मानव में श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, इसे देख लेते हैं हम लोग। मानव में श्वसन प्रक्रिया को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। देखिए जो मानव में हम लोग में श्वसन की क्रिया होती है उसे हम क्या कर सकते हैं, दो भाग में बांट सकते हैं। बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, और दूसरा होता है आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। देखिएगा आंतरिक उतना सही शब्द नहीं है, लेकिन कोशिकीय श्वसन यह ज़्यादा सही शब्द है, आपको ज़्यादा ही लिखा हुआ मिलेगा। इंटर या सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। क्या होता है बाह्य श्वसन, इसमें एक जीव तथा उसके वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। इसे निम्नलिखित पदों में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है। देखिए बाह्य श्वसन का मतलब क्या है कि कोई जीव है और उसके वातावरण में जो गैस है उसका आदान प्रदान ही होना ही क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। और आगे ऐसे लिखा गया कि बाह्य श्वसन को निम्न पदों में विभक्त किया जा सकता है। वे पद क्या है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। पहली होती है हमारा श्वासोच्छ्वास। पहली प्रक्रिया क्या होती है, श्वासोच्छ्वास होती है। दूसरी क्या होती है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय होता है और ऑक्सीजन का परिवहन होता है। फिर उसके बाद क्या होएगा, ऊतक स्तर पर गैसों का विनिमय होगा, ठीक है। फिर सबसे लास्ट प्रक्रिया क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो इतनी सारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, बाह्य श्वसन के अंतर्गत आती हैं। श्वासोच्छ्वास, फेफड़ों में गैसीय विनिमय, ऑक्सीजन का परिवहन, ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो इन सभी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है। पहला हमारा टॉपिक क्या है, श्वासोच्छ्वास, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ब्रीदिंग, ठीक है ना। श्वासोच्छ्वास यानी कि इंग्लिश में से क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग बोला जाता है। वायुमंडल से श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु को ग्रहण करने तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है, ठीक है ना। देखिएगा यह श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, शुद्ध वायु को अपने शरीर के अंदर लेते हैं और अशुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। तो अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग क्या लेते हैं, शुद्ध वायु में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो क्या कहलाएगी, श्वासोच्छ्वास कहलाएगी। श्वासोच्छ्वास क्रिया विधि निम्न दो चरणों में पूर्ण होती है। अब देखिएगा यह जो श्वास की क्रिया है यह निम्न दो चरणों में पूर्ण होती है। पहली क्या होती है, निःश्वसन यानी कि इंस्पायरेशन, और दूसरा क्या होता है, निः श्वसन, इसे बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो सबसे पहले देते हैं निःश्वसन। निःश्वसन क्या होता है, इंस्पायरेशन क्या होता है, इंस्पायरेशन क्या होता है। इस प्रक्रिया में शुद्ध वायु श्वसनांगों द्वारा फेफड़ों में पहुंचती है, यानी कि जो हम लोग शुद्ध वायु को अंदर लेते हैं वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निःश्वसन कहलाती है। इस प्रक्रिया में पसलियां ऊपर उठती हैं और हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वक्ष गुहा यानी कि थोरैसिक कैविटी का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों में वायुदाब कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वायु फेफड़ों में भर जाती है, ठीक है ना। देखिएगा यह प्रक्रिया, यही प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होती है, शुद्ध वायु हमारे शरीर के अंतर्गत जाती है, ठीक है ना। तो इसको हम एक चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। वो चार्ट क्या है उसे भी देख लेते हैं। इससे क्या हुआ, देखिए जो ऊपर लिखा गया उसे सरल भाषा में पसलियां क्या हुई, ऊपर गई, जिससे क्या हो गया, आपका डायफ्राम चपटा हो जाता है। डायफ्राम जब चपटा होगा तो वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो उससे होगा क्या, उससे होता है कि फेफड़ों में जो क्या होता है, वायु दाब होता है वह कम हो जाता है। जब वायु दाब कम होगा फेफड़ों में तो हवा कहाँ पर चली जाएगी, फेफड़ों के अंदर, यानी कि वायु कहाँ पर चली जाती है, फेफड़ों के अंदर चली जाती है। जो दूसरा वाला पॉइंट था ऊपर वाला, इसे सरल भाषा में यहाँ पर ऐसे डायग्राम के माध्यम से बता दिया गया है, ठीक है ना। तो यही सारी क्या होती है, प्रक्रियाएं होती हैं निःश्वसन में।
ठीक है, क्या वो पसलियां ऊपर चली जाती हैं, डायाफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे वह चुभा का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और फेफड़ों में वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वायु कहाँ पर चली जाएगी, फेफड़ों के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो दूसरी प्रोसेस देख लेते हैं, निह श्वसन, इंस्पायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन क्या होता है इसको देख लेते हैं। इस प्रक्रिया में वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है, यानी कि जब हम लोग फेफड़ों जो वायु बाहर निकलती है उसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, निःश्वसन बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इस क्रिया में पसलियां और डायाफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है तथा फेफड़ों में दाब बढ़ जाता है, और वायु मार्गों द्वारा बाहर निकल जाती है। और वायु क्या होगी, वायु मार्गों द्वारा बाहर निकल जाती है। देखिएगा, निःश्वसन में क्या था, डायाफ्राम पसलियां ऊपर गए थे, वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पर ऐसी लिख दी गई है, पसलियां तथा डायाफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। जो आपकी पसलियां होती हैं और डायाफ्राम होता है, क्या होता है, पूर्व स्थिति में आ जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा। उसमें क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। ठीक है ना, जब वक्ष गुहा का आयतन कम होगा तो फेफड़ों में दाब क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, आयतन कम तो दाब क्या होना है, बढ़ना है, ये आप जानते हैं। जिससे क्या होगा, वायु बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना, वायु क्या हो गई, फेफड़ों से बाहर निकल जाएगी। तो यही प्रक्रिया होती है किसमें, निःश्वसन में यही प्रक्रिया होती है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, पसलियां और डायफ्राम क्या हो जाएंगे, अपनी पूरी स्थिति में आ जाएंगे, जिससे वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फेफड़ों में दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे वायु क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, अरे आयतन और दाब में आप लोग रिलेशन जानते ही होंगे यार। ठीक है ना, तो चलते हम लोग आगे। देखिएगा, इंस्पायरेशन यानी कि निःश्वसन जो होता है, देखिए इसमें कुछ ऐसी स्थिति बनती है जिसमें क्या हो रहा है, वक्ष गुहा का आयतन देखो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, और वायु कहाँ पर जा रही है, अंदर जा रही है। ठीक है, तो यही। और देखिएगा, यह जो दूसरा फिगर है, यह किसका स्थिति होती है, आपकी निःश्वसन यानी कि एक्सपायरेशन की स्थिति होती है, जिसमें देखिएगा क्या है, वक्ष गुहा का आयतन कम हो गया है। ठीक है ना, और जिससे क्या होगा, वायु बाहर की तरफ निकल जाएगी। आप दोनों में कंपेयर करके देख सकते हैं यहाँ पर आराम से, एक में क्या है, एक में आयतन बढ़ा हुआ है। ठीक है, निःश्वसन क्या है, आयतन बढ़ा हुआ है, इसमें क्या है, आयतन कम है। दोनों मामला यहाँ पर आपके क्या है, सामने है, आप आराम से इसे देख सकते हैं फिगर में। तो चलिए चलते हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या है भाई साहब, फेफड़ों में गैसीय विनिमय यानी कि गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, यानी कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय कैसे होता है उसको देख लेते हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय सामान्य विसरण द्वारा होता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा होगा, सामान्य विसरण द्वारा होगा। कूपिका कोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन रुधिर केशिकाओं में तथा रुधिर केशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका कोश में विसरित हो जाती है। ठीक है ना, देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कूपिका कोश होती है। तो कूपिका कोश में जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पर चला जाता है, देखिए यहाँ पर फिगर में बना गया है, जो कूपिका कोश में आपका ऑक्सीजन होगा, वायु के साथ जो ऑक्सीजन आया है वह रुधिर केशिका में चला जाएगा, और जो रुधिर केशिका लेकर आ रही थी कार्बन डाइऑक्साइड को, वह कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर चली जाती है, कूपिका कोश में चली जाती है। इस फिगर में स्पष्टता बना दिया गया है। ठीक है, और इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, एक डायग्राम मैंने यहाँ पर भी बना रखा है, इससे भी आप समझ सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर ऐसे बना दिया गया है कि कोपिका कोश में जो वायु थी, वायु में उपस्थित क्या था, आपका ऑक्सीजन था, वह कहाँ पर चला गया, रुधिर केशिका में चला गया, और रुधिर केशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वह कहाँ पर चली गई, कोपिका कोश में चली गई। ठीक है ना, आगे हम लोग देख ले सॉरी आगे हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन कैसे हो रहा है। ऑक्सीजन रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन यानी कि श्वसन वर्धक, हीमोग्लोबिन क्या बोलते हैं, श्वसन वर्धक के साथ लगातार अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक उत्पाद बनाता है, जिसका संपूर्ण शरीर में परिवहन होता है। ठीक है ना, देखिए अभी अभी हम लोग फेफड़ों में गैसीय विनिमय में पढ़ के आ रहे हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि जो आपके देखिए फिगर है ना, ये आपको याद आ रहा होगा कि जो कूपिका कोश में जो वायु आई उसमें क्या था, ऑक्सीजन था। वो ऑक्सीजन कहाँ पर चला जाता है, रुधिर केशिकाओं में। और आप लोगों को पता है कि रुधिर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और यही ऑक्सीजन आपके हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का पूरे शरीर में क्या होता है, परिवहन होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन इसी प्रकार से हमारे शरीर में होता है। ठीक है ना, आप लोगों की बात भी समझ में आ गई होगी। अब लोग हम चलते हैं आगे। ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑन टिश्यू लेवल। ठीक है ना, यानी कि ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय कैसे होगा, इसे भी देख लेते हैं। ऊतक स्तर पर फेफड़ों की तरह किंतु स्वभाव में विपरीत गैसीय विनिमय होता है, अर्थात रुधिर से ऑक्सीजन
ऊतकों में मुक्त हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से रुधिर में विसरित कर दी जाती है, या कर दी जाती है, कर हो जाती है, जो भी बात है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं, जो रुधिर में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, वह कहाँ पर चला जाएगा, ऊतकों में चला जाएगा, और ऊतकों के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह कहाँ पर चली जाती है, रुधिर में चली जाती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, आपके ऊतक स्तर पर ऐसे गैसीय विनिमय ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, यानी कि अब देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय के दौरान लगभग 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल के रूप में, 80 से 85% कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम व पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में तथा 10% कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। सामान्य विसरण द्वारा रक्त केशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में चली जाती है, ठीक है। यानी कि देखिए जो पूरा कंटेंट लिखा गया इसका मतलब यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय क्या होगा, एक कई भागों में होता है, लगभग 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल में विसरित होती है, और क्या 80 से 85% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में होती है, और सिर्फ 10% आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होती है, जैसा कि यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से बता दिया गया है, ठीक है ना। ये लिखा गया क्या है, रक्त केशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है समान विसरण द्वारा कहाँ पर जाती है, फेफड़ों में। तो सबसे पहले 5 से 10% कार्बोनिक अम्ल के रूप में कहाँ पर जाएगी, फेफड़ों में जाएगी, और दूसरी बात क्या है, 80 से 85% जो होगी आपकी यह सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट के रूप में कहाँ चली जाती है, फेफड़ों में जाती है, और सिर्फ 10% आपकी कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर जाती है, फेफड़ों में जाती है, और किस क्रिया द्वारा जाती है, सामान्य विसरण की क्रिया द्वारा जाती है, ठीक है ना। तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और इसे नोट भी करते जाइएगा, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसे नोट करते जाइए आप लोग, ठीक है। तो मुझे लगता है यह भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग लास्ट टॉपिक इस टॉपिक का पढ़ लेते हैं, मतलब इस वीडियो लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। आंतरिक या कोशिकीय श्वसन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कोशिका के भीतर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बनना आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहलाता है। कोशिकीय श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है, ठीक है ना। देखिएगा आंतरिक या कोशिकीय श्वसन क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब होता है तो उससे क्या होती है, कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना। इसी इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर, ठीक है ना, यानी कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर क्या होता है, रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में अंतर क्या होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम दो कॉलम बनाएंगे, एक में लिख देंगे क्या, रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन, और दूसरे में क्या लिख देंगे, श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इनमें अंतर क्या क्या है। तो हमारा पहला पॉइंट कुछ इस तरीके से कि यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जो आपकी श्वसन होती है यह कौन सी प्रक्रिया होती है, यह कौन सी क्रिया होती है, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। और आपकी जो श्वासोच्छ्वास होती है यह एक भौतिक प्रक्रिया होती है। यह कैसी क्रिया होती है, एक भौतिक क्रिया होती है, जिसमें क्या करते हैं, सिर्फ सांस को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। दूसरा अंतर क्या होगा, यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। जो श्वसन की क्रिया होगी यह कहाँ पर होगी, कोशिकाओं के अंदर होगी, लेकिन श्वासोच्छ्वास की क्रिया कहाँ होती है, यह कोशिका क्रिया बाहर की होती है, सॉरी, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। तीसरा अंतर क्या होगा, इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि जो श्वसन की क्रिया होगी इसमें क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखिएगा चौथा अंतर हम लोग देख लेते हैं। यह क्रिया संपूर्ण शरीर में होती है। जो आपकी श्वसन की क्रिया होगी यह संपूर्ण शरीर यानी कि शरीर की हर एक कोशिका में होगी, लेकिन यह क्रिया केवल श्वसनांगों यानी कि केवल श्वसनांगों में होती है। जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया यानी जो ब्रीदिंग की क्रिया है यह सिर्फ कहाँ होगी, श्वसनांगों के अंदर ही होगी, ठीक है ना, यानी कि और इसमें देखिएगा पांचवा अंतर से लिखा गया है कि एंजाइम की आवश्यकता होती है। जो श्वसन की क्रिया होगी इसमें क्या होगा, एंजाइम की आवश्यकता होती है, लेकिन श्वासोच्छ्वास में क्या होगा, एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। आगे क्या है भाई साहब, कौन सा अंतर है हमारा इनमें, सॉरी,
इस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि श्वसन क्रिया में क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जिससे का कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा मुक्त होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, इस क्रिया में शरीर ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का बहिक्षेपण करता है, ठीक है ना। यानी ब्रीदिंग में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। बस इतनी ही क्रिया क्या होती है, ब्रीदिंग कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। यार बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जा रही है, ठीक है ना, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है पीछे, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है भाई साहब, अगला अंतर देख लेते हैं, कौन सा, निःश्वसन तथा निःश्वसन में अंतर, ठीक है। यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में अंतर क्या होता है उसे हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी समझने के लिए पहले सबसे हम लोग क्या करेंगे, दो कॉलम बना लेंगे ऐसे, एक में लिखेंगे निःश्वसन यानी कि इंस्पायरेशन, और दूसरे में क्या लिखेंगे, एक्सपायरेशन, ठीक है ना, निःश्वसन एक्सपायरेशन। चलिए ठीक है भाई साहब, समझ लेते हैं इसको भी, बहुत ही आसान है। पहला क्या, इस क्रिया में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु फेफड़ों में आती है। यानी कि इस क्रिया में क्या होगी, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु कहां पर आएगी, फेफड़ों में आएगी, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, इस क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वाली वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। यानी कि निःश्वसन में क्या होगा, इस क्रिया में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकलेगी। दूसरा अंतर, इस क्रिया में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। निःश्वसन में क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, और इसमें क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, इस क्रिया में वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा यह बात, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे। इस क्रिया में पसलियां ऊपर जाती हैं तथा डायाफ्राम चपटा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस क्रिया में पसलियां ऊपर उठ जाएंगी और डायाफ्राम चपटा हो जाता है। इस क्रिया में पसलियां एवं डायाफ्राम अपनी समान स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। निःश्वसन में क्या होगा, पसलियां और डायाफ्राम अपनी समान स्थिति में वापस आ जाएंगे, ठीक है। चौथा अंतर देख लेते हैं, यह एक सक्रिय अवस्था है, ठीक है ना। जो देखिएगा निःश्वसन की क्रिया है, यह क्या, एक सक्रिय अवस्था, यानी कि सक्रिय अवस्था मतलब इसमें ऊर्जा खर्च होगी, ठीक है ना। यह एक निष्क्रिय अवस्था है, कौन सी, निःश्वसन निष्क्रिय अवस्था, यानी कि यह क्रिया अपने आप ही हो जाती है, इसमें कोई ऊर्जा खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिसने पीछे कंटिन्यूअस देखा होगा वीडियो लेक्चर, उसको पता होगा कि जो निःश्वसन और निःश्वसन ये दोनों किसके भाग हैं, श्वासोच्छ्वास के ही भाग होते हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। आगे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, ठीक, यह कहाँ पाया जाता है, और क्या श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। वैसे हीमोग्लोबिन होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, और श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका होती है, इस प्रश्न का हम लोग उत्तर भी जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह एक जटिल प्रोटीन होता है। इसका निर्माण लौह युक्त वर्णक हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। यह का एक जटिल प्रोटीन है और इसका निर्माण लौह युक्त हिमवर्णक और किससे, ग्लोबिन प्रोटीन से होता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन के बारे में अपनी इतनी जानकारी प्राप्त कर ली, और देख लेते हैं यह कहाँ पाया जाएगा। अब देख लेते हैं, सभी कशेरुकी प्राणियों में यह लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसीज में पाया जाता है, ठीक है ना। केचुए तथा अकशेरुकीय यानी कि जो केचुए होते हैं और अकशेरुकीय प्राणियों में यह रुधिर प्लाज्मा में क्या होगा, घुला रहता है। देखिएगा जितने भी कशेरुकी प्राणी यानी कि जिनमें क्या होती है, रीढ़ वाली हड्डी पाई जाती है, उन लोगों में कहाँ पर पाया जाएगा, लाल रुधिराणु में पाया जाता है। और केचुए और अकशेरुकी जिनमें मतलब क्या है, आपके रीढ़ वाली हड्डी नहीं पाई जाएगी, उन लोगों में रुधिर प्लाज्मा में ही क्या होता है, घुला होता है, कौन सा, हीमोग्लोबिन आपका घुला होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक अस्थायी यौगिक कौन सा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि कोशिकाओं तथा ऊतकों में पहुंचकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है और पुनः अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, ठीक है ना। देखिएगा जो हीमोग्लोबिन होगा क्या करेगा, ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंचकर ऑक्सीजन को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा और पुनः अपने वास्तविक रूप में लौट आएगा, ठीक है ना। यही क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यह जो हीमोग्लोबिन है यही क्या कर रहा है, आपका श्वसन की क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, ठीक है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं नीचे, इस प्रकार यह क्रिया निरंतर चलती रहती है,
जो यह क्रिया होगी यह निरंतर यह क्रिया क्या चलती रहती है। अतः हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन संवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना। तो आपको इस बात समझ में आ गई होगी, जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ढोने का काम करता है, संवहन करने का काम करता है, ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो चलते हम लोग आगे आगे देख लेते हैं भाई साहब क्या है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्यों? ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके साथ कि धूम्रपान हानिकारक होता है, क्यों होता है भाई साहब, इसके पीछे का रीजन क्या है। चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है ना, ये आपके एनसीईआरटी में एक कॉलम बनाकर दिया गया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। फेफड़े का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। श्वास नली की ऊपरी हिस्सों में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे सीलिया कहते हैं। ठीक है ना, देखिए जो श्वास नली होती है उसके ऊपरी हिस्से उसके ऊपरी हिस्से में अंदर की तरफ, ठीक है ना, क्या होती है, छोटी छोटी बाल से संरचनाएं होती हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, फेफड़ों का कैंसर क्या है, दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। आगे देखते हैं। ये सीलिया सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करते हैं। सीलिया का काम क्या होता है, यह वायु जो अंदर जाती है उसमें से क्या रोगाणु को, धूल को और अन्य हानिकारक कणों को क्या करते हैं, हटाने में मदद करते हैं। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। धूम्रपान करने से ये बालों जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण, खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बनते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं, धूम्रपान करेंगे तो ये जो बालों जैसी संरचनाएं होंगी क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, जिससे जो रोगाणु थे, आपके धूल थे, धुआं था, और यह सब चीज कहाँ पर प्रवेश करने लगेंगे, आपके फेफड़ों में जाएंगी और कई सारे संक्रमण जैसे क्या खांसी, यहाँ तक कि फेफड़ों का कैंसर भी कर सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो इस बात का आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है यह आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद।